हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जहां पे हम हिंदी पेडोलॉजी की सीरीज फिर से लेके आए हैं। और आई होप मैंने इससे पहले जो वीडियो दिए हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, और ये पार्ट 4 लाया हूं मैं आपके लिए। और अगर आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी तो 100% आपका सीटेट इस बार क्लियर हो जाएगा अगर आप मेरे से कनेक्ट होते हैं। बेटा, मैं डेली के डेली आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ला रहा हूं। अगर आप थोड़ा सा भी मेरे से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे तो 100 में 100% सीटेट आपका इस बार क्लियर हो जाएगा। क्या आप बार बार सीटेट दे रहे हैं और बार बार आपका सीटेट नहीं निकल पा रहा है, तो इस बार आपको सही गाइडेंस की जरूरत है, सही करेक्ट गाइडेंस की जरूरत है कि आप बढ़िया से आपको कंटेंट मिल सके ताकि आपका सीटेट इस बार 100 में 100% क्लियर हो जाए और आपको बार बार सीटेट देने की कोई भी नीड ना हो। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूं कि जो हमने देखो इससे पहले जो पेडोलॉजी के क्वेश्चंस, जो हिंदी पेडोलॉजी के क्वेश्चंस थे, मैं करा रहा था पार्ट 1, पार्ट 2 मैंने डाल दिया था। देन उसके बाद मैं आपके अकॉर्डिंग जाने की कोशिश करूंगा, आपके अकॉर्डिंग वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा कि जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, कि अगर आप थोड़ा सा भी कमेंट करेंगे उस पर बनाने के लिए वीडियो, तो मैं एक ही दिन मतलब उसी दिन में उस पर वीडियो बना दूंगा। आप मेरे से जुड़ के देख लीजिएगा, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी या फिर किसी प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो वो क्वेश्चन भी मैंने प्रॉपर अपलोड कर रखे हैं कि कहीं आप डेमो देने के लिए भी जा रहे हैं कि आप टीचर कैसे बनेंगे। ठीक बेटा, टीचर बनने की पूरी स्ट्रैटेजी हम अपने चैनल पे डाल रहे हैं, यहाँ तक कि सीटेट हो गया, यूपीटेट हो गया, सारे क्वेश्चंस को हम प्रॉपर अपलोड कर रहे हैं। आप मेरे साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए और हम पूरी तरीके से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। ठीक बेटा, चलते हैं फिर अपने क्वेश्चंस पे। आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देखते हैं हमारा हिंदी पेडोलॉजी के क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन इतने हैं कि मैंने अभी जो सीट जो सन 2024 में जो हुआ था, 15 दिसंबर को जो पेपर हुआ था, वहीं से मतलब ये क्वेश्चन मैंने उठाए हुए हैं। तो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के हैं। अगर आप उठा के देखेंगे पेपर तो आपको सारी बातें पता चल जाएंगी बेटा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चंस पे, देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा सा समझेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब अगर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। फिलहाल के लिए कहने की बात तो है नहीं, अगर आपको सेशन अच्छा लगेगा तो आप कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगता फिर तो कोई बात नहीं बेटा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन बेटा बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो 100 में 100% सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। बट आप रोट लर्निंग पे बिल्कुल मत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रोट रटना तो है ही नहीं बिल्कुल। बस समझ समझ के पढ़िएगा और समझ समझ के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। पढ़िए और समझिए। कह रहे हैं कि साझा पठन के लिए अध्यापक के रूप में क्या करोगे, यानी एज अ टीचर आप शेयर्ड रीडिंग के लिए क्या करोगे। ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं। अब जरा मुझे बताने की कोशिश करना कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो होगा वो एकदम करेक्ट होगा, बताइएगा। कह रहे हैं कि साझा पठन के लिए अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे, यानी पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है कि आपने जिस पाठ्य सामग्री को सस्वर पढ़ा है, यानी जैसे क्लास में नहीं होता कि एक बच्चा पढ़ता है फिर सारे लोग रिपीट करते हैं, यानी कुछ विद्यार्थियों को उनका अनुसरण करने के लिए कहना, यानी कुछ विद्यार्थी जो क्लास में बैठे हैं उनसे कहना कि आप बार बार रिपीट करो और आधे बाकी ऐसे बैठे हुए हैं। भाई ये ऑप्शन तो कोई मजा नहीं दे रहा है, ऐसे फालतू चीजें लिखी हुई है। सस्वर देखो, शेयर्ड साझा पठन का मतलब मैंने आपको बता दिया कि शेयर्ड रीडिंग, जहां पे सभी लोग शेयर कर रहे हैं और रीडिंग को। आगे कहना कि सस्वर पठन करना और विद्यार्थियों से अपने पीछे या सामूहिक रूप से दोहराने के लिए कहना, वही बात हो गई। ये भी निगेटिव पॉइंट दिख रहा मुझे। आगे कहना कि पाठ्य सामग्री पढ़ते समय विद्यार्थियों का अनुसरण करना, नहीं। ऑप्शन दिया हुआ है, ये पठन लिखा हो बेटा, यानी कि पठन प्रक्रिया का आदर्श रूप प्रस्तुत करना, जैसे हाव भाव के साथ कैसे पढ़ा जाए और अपरिचित शब्दों के साथ कैसे किया जाए। बिल्कुल यहाँ पे बच्चा एक्टिव दिख रहा है कि जो वर्ड, जो शब्दों को हम जानते नहीं है उनको जानने की कोशिश करेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। पठन प्रक्रिया का आदर्श रूप प्रस्तुत करेंगे, जहां पे जो चीजें हमको नहीं पता है उनको जानने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये ऑप्शन समझ में आया होगा। थोड़ा सा इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, देखिएगा आगे क्या कह रहे हैं। आगे इन्होंने बोला है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। देखिए कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्या बोला है कि एक अध्यापिका संज्ञा समझाने के पहले उदाहरण देती है और देन उसके बाद में उसके एग्जाम्पल, मतलब कि उदाहरण देने के बाद में उसकी परिभाषा बताती है। अब बताइए कि यहाँ पे कौन सा जो ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट होगा। यानी एक अध्यापिका है, कोई क्लास में टीचर है जो संज्ञा यानी नाउन पढ़ा रही है बेटा, ठीक है। और कह रहे हैं कि पहले वो उदाहरण यानी पहले वो एग्जाम्पल दे रही है और देन उसके बाद में उसकी परिभाषा यानी रूल बता रही है। अब ये कह रहे हैं कि इसमें से कौन सी विधि है। देखिए मैं आपको पहले, ये क्वेश्चन तो आना ही आना है। सीडीपी में ये क्वेश्चन आता है, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी बेटा क्वेश्चन सेम ही आता है ये वाला। और ये क्वेश्चन मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रीवियस उठा के देखेंगे तो हर जगह पे ये क्वेश्चन लिखा मिलेगा कि अगर पहले मान लीजिए आप उदाहरण देते हैं, मतलब उदाहरण से अगर आप रूल पे जा रहे हैं, तो ये जो होता है इंडक्टिव मेथड होता है, जिसको बोलते हैं आगमनात्मक विधि बोलते हैं। ठीक बेटा, यानी अगर आप पहले एग्जाम्पल बता रहे हैं फिर उसके बाद में रूल बता रहे हैं तो ये आगमनात्मक विधि है। और अगर आप पहले डेफिनेशन बता रहे हैं फिर उसके बाद में एग्जाम्पल बता रहे हैं तो ये निगमनात्मक यानी डिडक्टिव मेथड होता है।
आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर आप पहले एग्जाम्पल दे रहे हैं देन उसके बाद में रूल बता रहे हैं, परिभाषा बता रहे हैं, तो वो आगमनात्मक विधि होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बोला, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, यानी कि एक अध्यापिका कक्षा में विद्यार्थियों के घर की भाषा में उदाहरण प्रस्तुत करती है। यानी एक अध्यापिका है, एक टीचर है जो क्या कर रही है कि घर की बच्चों के सामने यानी क्लासरूम में घर की भाषा प्रस्तुत करती है। इस कक्षा में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए अगर हम मातृभाषा कहते हैं कि बच्चा जिस एनवायरनमेंट से आया है, अगर आप उस मतलब कि उसकी भाषा को बोलते हैं तो बच्चा जल्दी अडॉप्ट कर पाता है, जल्दी समझ पाता है आपकी बातों को ना बेटा। तो इससे क्लास जो होता है और इंटरेक्टिव बनेगा कि आप बढ़िया से मतलब कि अट्रैक्टिव क्लास बनेगा, आकर्षक क्लास पड़ेगा, मतलब कि बढ़िया एक्टिव क्लास होगा जहां पे आप उसकी लैंग्वेज में बात कर रहे हो। फर्स्ट ऑप्शन में देते हैं क्या बोला कि छोटी सी आयु में बच्चों पर अतिरिक्त बोझ, यानी बोझ भाई कहां से पड़ जाएगा, बोझ कहां से पड़ जाएगा जब आप उसकी लैंग्वेज में बात करोगे, तो बिल्कुल ऑप्शन गलत है। यानी कि विद्यार्थियों को विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं पर रिपोर्ट लिखने के लिए मदद करना, ये कोई बात रह गई यहाँ पे। कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश सृजित होगा और इस तरह से विद्यार्थियों के अधिगम पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मे भी बिल्कुल सही ऑप्शन दिया हुआ है। कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश, मुद्रित थोड़ी बात कही जा रही है यहाँ पे भैया, ठीक है। कक्षा में समृद्ध परिवेश बनेगा, यानी इन्वायरमेंट जो होगा वो एक सृजनात्मक इन्वायरमेंट, रचनात्मक इन्वायरमेंट होगा, बढ़िया इन्वायरमेंट होगा जहां पे बच्चा जो होगा क्या करेगा, अपने अधिगम यानी अपनी सीखने की क्षमताओं पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। यानी ये ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम करेक्ट है। यानी अगर आप बच्चे की लैंग्वेज में, बच्चे की घर की भाषा में, मातृभाषा में बोझ थोड़ी ना होता बेटा। अगर आप मातृभाषा में चीजों को प्रकट करेंगे तो बच्चा और जल्दी समझ पाएगा, है ना, अच्छे से अडॉप्ट कर पाएगा, आपकी बातों को अच्छे से समझ पाएगा एज अ टीचर। ठीक है, चलिए आगे हम समझते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बेटा कह रहे कि पठन शिक्षण के लिए टॉप डाउन उपागम की कौन सी युक्ति नहीं है। अब मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूंगा, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, ये और एक वो डिडक्टिव मेथड वाला जो मैंने पहले बताया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा है। कह रहे कि पठन शिक्षण में टॉप डाउन, देखो जहां पे भी बात करी जाए कि टॉप डाउन की बात करी, सॉरी जहां पे बेटा टॉप डाउन की बात करी जाए, जहां पे टॉप डाउन की बात करी जाए, समझ जाना कि मान लीजिएगा अगर आप कोई कहानी बता रहे हो बेटा, ठीक है, देखो समझने की कोशिश करो कि जहां पे कोई कहानी बता रहे हो, धीरे धीरे आप शब्द पे आ रहे हो, वर्ड पे आ रहे हो, उसके बाद मतलब कि वही बात है कि धीरे धीरे आप बड़े से छोटी चीजों पे आ रहे हो, तो वो टॉप डाउन होती है। अगर आप पहले मान लीजिए इन्होंने जैसे बोला कि जैसे वर्डमाला है, अक्षर बता रहे हो, ध्वनि बता रहे हो, अलग अलग शब्द बता रहे हो, देन उसके बाद में आप बड़े बड़े परिभाषाओं पे जा रहे हो, मतलब छोटे से, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाना, तो वो क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर जाना, मतलब कि आप छोटी छोटी चीजों को बता रहे हो, फिर आप बड़ी चीजों को बता रहे हो, तो ये क्या होगा, छोटी चीजें पहले बताओगे फिर बड़ी चीजें, तो ये बॉटम अप होगा। लेकिन अगर आप पहले बड़ी चीजें बता रहे हो फिर छोटी छोटी चीजें बता रहे हो, तो वो जो होता है टॉप डाउन होता है। ठीक बेटा, यहाँ पे क्या कही जा रही है, कह रहे कि टॉप डाउन उपागम की कौन सी युक्ति नहीं है, चित्रों को देखकर अर्थ का अनुमान लगाओ, नहीं, इनमें वर्णमाला के अक्षरों, यानी पहले अगर आप वर्णमाला के अक्षर बता रहे हो, उनकी ध्वनि बता रहे हो, उनको अलग अलग शब्दों से परिचित करा रहे हो, उसके बाद में शिक्षण करवा रहे हो, तो ये जो होता है बॉटम अप होता है, नॉट कि टॉप डाउन। यानी पहले छोटी छोटी को बता, धीरे धीरे आप बड़ी चीजों पे जा रहे हो, तो वो है बॉटम अप। यानी पूछा गया था नहीं है, यहाँ पे कौन सी युक्ति नहीं है, तो ये बॉटम अप है, ना कि टॉप डाउन। ठीक बेटा, टॉप डाउन में आप पहले बड़ी बड़ी चीजों को बताओगे, धीरे धीरे आप छोटी चीजों पे जाओगे। आई होप बेटा ये समझ में आ गई होगी। थोड़ा मुझे स्कूल भी जाना है, कॉलेज भी, मैं अभी एज अ टीचर, तो वही बात है ना, मॉर्निंग का समय है तो मुझे जाना भी है, थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, अगर आपको जो समझ ना आए तो मेरे से कमेंट कर देना, मैं फिर से उस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगा। डोंट वरी, किसी भी प्रकार की आप टेंशन ना लीजिए, अगर आप मेरे से जुड़े हैं तो हम आपकी सारे क्वेश्चंस को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। पढ़िए बेटा और आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहे हैं कि पाठ्यचर्यक विषय जैसे विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, कला, शिल्प, शारीरिक शिक्षा आदि अर्थपूर्ण और रुचिकर तरीकों से भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करते हैं। यह क्या प्रदर्शित करता है, जरा बताने की कोशिश करना कि यहाँ पे क्या बात कही जा रही है। कि मान लीजिए डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट हैं, शारीरिक शिक्षा हो गया, कला वर्ग हो गया, क्राफ्ट हो गया, अर्थपूर्ण और रुचिकर, यानी ऐसे सब्जेक्ट जहां पे हम डिफरेंट टाइप से लैंग्वेज, जैसे मैथ है, मैथ में आप लैंग्वेज को दूसरी तरीके से यूज करोगे, हिंदी पढ़ा रहे हो एक्सप्लेनेशन में दूसरी लैंग्वेज, दूसरे तरीके से लैंग्वेज को यूज करोगे। वही बात कही जा रही है कि अवसर प्रदान करते हैं, या क्या प्रदर्शित करते, क्या यह भाषा समावेशन है, भाषा अर्जन है, भाषा बोधगम्य है, भाषा समूचे पाठ्यक्रम, भाषा समूचे पाठ्यक्रम में है, जहां पे आप डिफरेंट टाइप से भाषा का प्रयोग करते हैं, सिखाने के लिए वाले एक्टिविटी करवाते हैं क्लास में, है ना बेटा। वही बातें जहां पे भाषा आपको आप विभिन्न तरीकों से प्रयोग करते हैं, तो वो भाषा समूचे पाठ्यक्रम में होती है। आई होप आपको ये ऑप्शन समझ में आया होगा।
तो अभी हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या कह रहा है। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने क्या बोला है कि संदर्भ में व्याकरण किस बात पर बल देती है, यानी संदर्भ में व्याकरण जो होती है, कॉन्टेक्स्ट में व्याकरण सीखने का क्या मतलब होता है कि भाषा के नियमों को आत्मसात करने पर, भाषा के नियमों को कंठस्थ तो कराना ही नहीं भाई, ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है। विषय वस्तु के शिक्षण के लिए व्याकरण अनुवाद करना, व्याकरण अनुवाद नहीं करते, का प्रयोग करने पर या विषयों का अति सामान्यीकरण करने पर, नहीं, ये सब गलत ऑप्शन दिए हुए हैं। भाषा के नियमों को आत्मसात करने पर, यानी जब आप उनको पढ़ेंगे समझेंगे तभी वो सारी चीजें क्लियर भी हो पाएंगी और समझ भी आई होप पाएंगे आप। ठीक बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे हम और समझेंगे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा आगे बढ़िए, आई होप लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आगे मॉर्निंग क्लास थी इसीलिए मैंने थोड़ा सा कम क्वेश्चन रखे हुए हैं। एक्चुअली ये चैनल भी बेटा थोड़ा सा नया है, इससे पहले हम दूसरे चैनल पे काम कर रहे थे तो थोड़ा सा नया है। थोड़ा सा आगे आएगा, एक टाइम के बाद में हम थोड़े से बड़े क्वेश्चन फिर लाएंगे आपके लिए, बस आपका सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाए, देन उसके बाद में हम बढ़िया से आपकी क्लास लगाएंगे। 20-20 30-30 क्वेश्चंस का सेशन होगा। चलिए बेटा पढ़िए, कह रहे कि मनप्रीत पंजाब के ग्रामीण विद्यालय में भाषा की अध्यापिका है, यानी मनप्रीत जो है पंजाब के किसी कॉलेज में जो है भाषा की लैंग्वेज की अध्यापिका है। माध्यमिक स्तर की भाषा कक्षा में या रेडियो का एक संसाधन के रूप में प्रयोग करती हैं, यानी रेडियो का एक संसाधन के रूप में ये प्रयोग कर रही हैं बच्चों को सिखाने के लिए। तो ये आप कह रहे हैं कि के रूप में प्रयोग करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उसे भाषा निवेश मदद नहीं करेगा, यानी निगेटिव पॉइंट पूछा गया है कि कौन सा मदद नहीं करेगा। देखिए, कह रहे हैं कि विद्यार्थियों के भाषा पाठों के श्रवण को रेडियो प्रसारण द्वारा अनुपूरित करना, बिल्कुल सही बात कही है, रेडियो एक रिसोर्स के रूप में यूज कर रही है। प्रसारण में सुने गए संवादों को अपनी भाषा में लिखना और उन पर रोल प्ले करना, बिल्कुल अगर आप रोल प्ले करोगे तो भाषा का मतलब क्या बढ़िया तरीके से भाषा को सीख पाओगे। रेडियो की खोज पर बात करना और रेडियो का मॉडल बनाना, रेडियो से उनके विद्यार्थियों को विभिन्न आवाजें, हाँ ये बिल्कुल सही दिया गया है, लेकिन बेटा यहाँ पे इसकी बात नहीं करी गई है कि रेडियो मॉडल जो था उसकी खोज कब करी गई, ये कब बनाया गया, ये बातें बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट दिया गया है और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत गया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई होप हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो बेटा तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊं और मैं आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करूंगा। बेटा जैसा भी आपको सेशन लगाओ तो प्लीज कमेंट करके जाइएगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है जब आप कमेंट करते हो और मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ कि आप कमेंट में आपका डाउट क्या रह गया, कौन सा क्वेश्चन और कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उस अकॉर्डिंग आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। ठीक बेटा, चलते पे मिलते हैं नई सेशन में नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।